चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज क्लास 10th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, देखो पहले के 3 चैप्टर पढ़ लिए हमने, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, एसिड बेस पढ़ लिया, और तीसरा चैप्टर मेटल नॉन मेटल पढ़ना है। देखो ये जो चैप्टर है ना, दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद इस चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको लगेंगे हाँ ये हमने पढ़ लिया, तो ये आपको क्लियर होने लगेगा। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है और बोर्ड में जो इसकी वेटेज है, ये आप मान लो 8 to 10 मार्क्स का ही आता है चैप्टर बोर्ड में। तो चैप्टर बड़ा है, वेटेज भी ज़्यादा है, केस स्टडी क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन भी चैप्टर से आते हैं। देखो अच्छी बात ये कि आपने जब स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर अगर बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो इसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर रिएक्शंस थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, चीज़ें ना अप लेवल चलेगी। उसमें थोड़ा और पढ़ा, उसमें पहले चैप्टर में समझा अच्छा भाई रिएक्शन क्या चीज़ हो रही है, केमिकल रिएक्शन क्या है, कैसे इक्वेशन बना रहे हैं। इस चैप्टर में एसिड बेस में आपने क्या सीखा, एक प्रॉपर फॉर्मेट सीखा कि अच्छा भाई अगर मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भाई ये चीज़ें बन रही हैं, अगर मेटल किसी नॉन मेटेलिक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो भाई ये चीज़ें बन रही हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके अंदर भी वैसा ही पढ़ना है, बट चीज़ें थोड़ी सी एक लेवल अप चलेंगी। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम है मेटल नॉन मेटल, तो इसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें पूरा चैप्टर इसी के अगल बगल घूमेगा, तो पहले छोटी सी चीज़ों पे ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि कितने टाइप के एलिमेंट आपके नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो हम जानते हैं, चारों के बारे में आपने नाम सुना होगा कि कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, किन्हीं को हम मेटलॉइड बोलते हैं और किन्हीं को हम नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज बोलते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि इन दोनों के बारे में चैप्टर में कोई डिस्कशन तो है नहीं, बट अगर मैं एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रही हूँ तो मैं इनको छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको भी क्लासीफाई किया हुआ है। तो फटाफट शुरू करते हैं। एक जनरल आइडिया, भाई किनको मेटल बोलेंगे, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। लिथियम, ठीक है मैं लिख देती हूँ कुछ कुछ फेमस फेमस नाम। लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, जितना भी नाम है ये सब आपके जो फेमस फेमस नाम हैं जो आपने सुने हैं, ये सब क्या है, जिंक, आयरन, जिंक, आयरन, ये सब क्या है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है बेटा आपके मेटल्स हैं। ठीक है, सिंपल सा। अभी तो मुझे सिर्फ नाम बताना है आपको, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी तो इंडिविजुअल करके पढ़ेंगे। नॉन मेटल की बात करूं तो इसको मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती हूँ नॉन मेटल को। देखो कुछ लिखती हूँ नॉन मेटल, कार्बन, ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ कार्बन के बाद फॉस्फोरस, ठीक है, नेक्स्ट इज आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, एंड द लास्ट इज ब्रोमीन। ठीक है बच्चा लोग, मैंने कुछ नॉन मेटल को नाम लिखे हैं यहाँ पे। क्यों लिखा है ऐसे, क्यों मैंने इतना सारा, मैम तो ऐसे भी बता सकती थी, क्यों इतने सारे लिख के मैंने बताया। मैं आपको इसी वाले पार्ट में ये डिफ्रेंशिएट करूँगी कि नेचर में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। देखो मोस्टली ज़्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सभी को ले लो एक एक्सेप्शन को छोड़कर, ज़्यादातर जो मेटल है वो नेचर में कैसे है बेटा, किस फिजिकल स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है। तो इसलिए मैंने यहाँ ना कोई डिवाइड नहीं किया, पता है भाई मेटल है तो सॉलिड है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। बट कुछ नॉन मेटल ऐसे हैं कि भाई ये तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी पाए जाते हैं कुछ नॉन मेटल, कुछ लिक्विड में भी पाए जाते हैं, और कुछ गैसेस में भी पाए जाते हैं। इसलिए मैंने अभी डिफ्रेंशिएट किया। अगर मैं ऊपर की बात करूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ये जो टॉप 5 लिखे हैं ये नेचर में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चा, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैम ये क्यों बता रहे हो, ये कैसे आएगा एग्जाम में, ये एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, ये जो पार्ट हम अभी पढ़ रहे हैं ना, इस पे कोई थ्योरेटिकल सवाल तो नहीं आने वाले आपके, लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए, क्योंकि चैप्टर का बेसिक्स ही यहाँ पे शुरू हो जाता है। नीचे की बात करूँ, खुद सोचो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये कैसे हैं, गैसेस। एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा एग्जिस्ट कर रहा है बच्चा, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज ब्रोमीन। क्लियर है, फिजिकल स्टेट भी क्लियर कर दिया यहाँ पे। आ जाओ, वैसे तो चैप्टर के अंदर ये बातें नहीं करेंगे हम मेटलॉइड में। क्या होते हैं मेटलॉइड, भाई ये बीच के हैं इन दोनों के, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं नेचर में जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। यानी अगर सिचुएशन कुछ ऐसी आती है तो वो मेटल की तरह भी बिहेव करेंगे, अगर सिचुएशन बदल जाती है तो वो नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करेंगे। यानी इनको कुछ पक्का नहीं है ये कि कैसे बिहेव करेंगे, तो इन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। कुछ कॉमनली एक दो एग्जाम्पल बस देख लो, बोरोन, सिलिकन,
जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है, कुछ मेटलॉइड्स के मैंने नाम लिखे। लास्ट दैट इज नोबल गैस। नोबल गैसेस को और हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं बच्चा लोग, इनर्ट गैसेस। ये क्या है भाई, ये कुछ ऐसे गैसेस हैं नेचर में जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। नाम ही ना नोबल, बहुत शांति है, इनको कोई लेना देना नहीं है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, बहुत सिंपल सा अपनी अकेले लाइफ जी रहे हैं, किसी से रिएक्टिविटी नहीं शो कर रहे। फेमस एग्जाम्पल कुछ ले लो, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन और रेडॉन, ठीक है, वो भी मैंने नहीं लिखा क्योंकि अब चैप्टर के अंदर हमें जो फुल डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बारे में। बट क्लासिफिकेशन था तो मैंने मेटलॉइड और नोबल गैसेस को भी इसमें इंक्लूड कर लिया, ठीक है। शुरू करते हैं। चैप्टर्स जिस पे फोकस है उस पे बात करते हैं, ठीक है। चैप्टर फोकस है बेटा सिर्फ मेटल और नॉन मेटल पे, तो सबसे पहले बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो ये जो वर्ड है ना फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका सिंपल सा अगर मैं मतलब समझाऊं तो सिर्फ ये मतलब है कि कोई चीज़ सामने अगर आप अपनी आंखों से देखो तो वो देख के कैसा फील हो। जैसे अगर मैं पूछूं किसी इंडिविजुअल की फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आप ये बोलोगे भाई उसकी हाइट इतनी है, उसका वेट इतना है, वो हार्ड मास का या पतला है दुबला है, ये सब क्या है जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अभी मैं कोई रिएक्शन नहीं करवा रही, अभी मैं सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से देख के बताऊंगी कि मेटल और नॉन मेटल को क्लासीफाई कैसे करना, भाई क्या क्या चीज़ें डिफरेंस मिलती है। पहली चीज़ तो ये सब हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, तो इसको हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। कैसे क्वेश्चन आता है मैम इसमें, इसमें बच्चा लोग क्वेश्चन कोई थ्योरी, अब छोटी क्लास तो है नहीं कि आपसे पूछेगा राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल, नहीं, ये आते हैं एमसीक्यूज में, केस स्टडी क्वेश्चंस में, कभी 1 नंबर का आ गया कि नेम द, कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं कंडक्शन की। देखो 2 टाइप के कंडक्शन पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरी हम पढ़ेंगे हीट बोल लो या थर्मल कंडक्टिविटी बोल लो, ठीक है। हमने ये पढ़ा है मेटल कैसे हैं, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, पढ़ा है मेटल कैसे हैं बेटा नेचर में, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सिंपल सा मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, गुड थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं, मैं ये भी लिख देती हूँ, गुड हीट कंडक्टिविटी, ठीक है। नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल की बात करूं, कंडक्टिंग लिख दिया, ये कंडक्टिविटी होगा, ठीक है, कंडक्ट UN क्या है, TUNDU कंडक्टिविटी, ठीक है। आ जाओ इनकी बात करते हैं, ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के बेटा, पुअर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है, पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है ये, ठीक है। अभी मैं एक्सेप्शन फिर इनके लिख पाती हूँ। और ये पुअर हीट कंडक्टर भी है, पुअर हीट कंडक्टर भी है, ठीक है। तो एक तो मैंने ये डिफरेंस कर लिया। दूसरा कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, ठीक है, कुछ अलग, भाई ज़्यादातर कैसे हैं, ये ऐसे गुड कंडक्टर है, अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, अपने थ्रू हीट को पास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल भी हैं जो अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो कर रहे। कौन कौन से मेटल्स हैं बच्चा, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्सेप्शन, ES का मतलब एग्जाम्पल नहीं एक्सेप्शन लिख रही हूँ, ठीक है। लेड, मर्क्यूरी और बिस्मथ, ठीक है, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि पुअर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों में। नॉन मेटल की बात करूं, पुअर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। ग्रेफाइट क्या है भाई, ग्रेफाइट बच्चा कार्बन का एक फॉर्म है, कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है। इसमें मैंने कार्बन लिखवाया था पिछले वाले में, जस्ट अ सेकंड मैं एक बार चेक करूं, हाँ कार्बन पहले में लिखा, ठीक है, सबसे ऊपर लिखा था। तो ऑफ कोर्स मैंने टेबल में कार्बन नॉन मेटल में लिखा है, लेकिन मैंने ग्रेफाइट को गुड कंडक्टर में डाला क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन कितने अलग अलग टाइप के फॉर्म में पाया जा रहा है। पुअर हीट कंडक्टर, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से हीट कंडक्टिविटी नहीं करता, इसका भी एक एक्सेप्शन है। डायमंड, डायमंड, ठीक है, बहुत अच्छा हीट कंडक्टिविटी शो करता है, ये गुड थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो
इसी जो प्रॉपर्टी मैंने वहाँ लिखी हुई है उन्हीं की बेसिस पे हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं, डक्टिलिटी की बात करते हैं भाई। डी फॉर डक्टिलिटी और डी फॉर ड्रॉन इनटू वायर्स। भाई मेटल्स की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम मेटल्स पर टेंसाइल फोर्सेस लगाएं, टेंसाइल फोर्सेस का मतलब खिंचाव वाला फोर्सेस, तो मेटल क्या होता है, वायर में ड्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। तो यानी मेटल डक्टिलिटी शो करते हैं, सिंपल सा टिक कर दूं, कुछ लिखने, यानी ये डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा इनको टिक कर दिया। इनकी बात करूं तो ये कोई डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं, ठीक है। अभी जगह नहीं है, आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट्स बनाना। मेलेबिलिटी की बात करूं, ये भी मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको शीट्स में बदल देते हैं। हम मेटल को कंप्रेसिव फोर्स लगा के दबा दबा के उनको किस में बदल देते हैं, शीट्स में बदल देते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ मेटल को हम शीट्स में बदलते रहे और यहाँ ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, सिंपल सा। ये मैलिबिलिटी बहुत शो करते हैं, ये शो नहीं करते आपके नॉन मेटल्स, ठीक है। लश्यर की बात करते हैं, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका क्या मतलब है कि भाई मेटल कैसे शाइनी है, ठीक है, बहुत चमकदार होते हैं, तो ये शो करते हैं आपके ये प्रॉपर्टी। इधर बात करते हैं नॉन मेटल के, जनरली नॉन मेटल कैसे, नन लश्यर से कोई शाइनी अपीयरेंस नहीं है, कोई चमकदार नहीं होंगे, बट एक्सेप्शन मैं यहाँ लिख रही हूँ लश्यर का, यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ एक्सेप्शन लिख रही हूँ। दो आपको याद रखना है। एक तो आपको आयोडीन, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा है, लश्रस है, चमकदार है, साथ ही साथ डायमंड, ठीक है। ये दोनों नॉन मेटल हैं और कैसे हैं, लश्रस हैं, तो एक एक्सेप्शन हो गया यहाँ पे आपका। सोनोरिटी की बात करते हैं, इसका मतलब है भाई अगर मेटल को हम किसी हार्ड चीज़ से स्टक करें तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सोनोरस होते हैं, मेटल सोनोरस होते हैं। ये सोनोरस नहीं होते, कार्बन पे क्या मार के देखोगे क्या आवाज़ आएगी, ठीक है, तो ये सोनोरस नहीं है, मैंने यहाँ पे कट कर दिया। डेंसिटी की बात करते हैं, भाई बहुत हार्ड होते हैं मेटल नेचर में, तो इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इनकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। यहाँ बात करती हूँ, ऐसे कुछ नहीं है, इनकी डेंसिटी लो होती है, सिंपल सा, ठीक है, लो डेंसिटी देखने को मिलती है मुझे इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। फिजिकल स्टेट की बात करूं, मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस किया, सारे के सारे मेटल कैसे हैं, फिजिकल स्टेट पे सॉलिड है। सिर्फ एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, नेचर में सिर्फ मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कैसा है, रूम टेम्परेचर पे बेटा लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा, मेटल होके भी कैसा है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा, तो यहाँ भी मैंने एक एक्सेप्शन लिख दिया, ठीक है। बाकी मैंने आपको नॉन मेटल के केस में पहले ही डिफरेंशिएट कर दिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में मुझे नॉन मेटल देखने को मिल सकते हैं। हार्डनेस की बात करूँ, भाई बहुत हार्ड है मेटल्स नेचर में, बहुत हार्ड है, तो डेंसिटी भी ज़्यादा है इसलिए इसकी, तो बहुत हार्ड है ये, हार्डनेस है इसमें, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस यहाँ भी याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैसे हैं, बहुत हार्ड है नेचर में, हम जल्दी तोड़ नहीं सकते, बहुत दबाव लगाना है, बहुत मारना पीटना पड़ेगा तब कहीं जाके होगा, बट एक्सेप्शन क्या याद रखना है बच्चा, सोडियम और पोटेशियम, ये दो ऐसे मेटल हैं जो कि हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इनफैक्ट मैं तो बोलूँ आप हाथ से भी कट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया आपका, ठीक है। मैं हार्डनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हार्ड सुन के क्या दिमाग में लिक्विड आता है, ऑफ कोर्स नहीं आता होगा। हार्डनेस का मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, लिक्विड सॉलिड के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ मैं मर्क्यूरी नहीं लिखूंगी, यानी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होकर भी ये कैसे हैं, सॉफ्ट है, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करूँ हार्डनेस पे, जनरली ये ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल का क्या मतलब है भाई, अगर थोड़ा सा भी आपने फोर्स लगाया तो वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा। एक्सेप्शन क्या याद रखना है यहाँ पे आपको, यहाँ आपको याद रखना है डायमंड का एक्सेप्शन, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, नेचर में पाया जाने वाला या पूरे दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस आपका डायमंड है, ठीक है। तो ये पूरा एक टेबल के फॉर्म में मैंने डिफरेंशिएट करा दिया विथ कुछ एक्सेप्शंस। लास्ट एक पॉइंट बचा है वो भी डिस्कस कर दे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वो टेम्परेचर जिस पे हम मेटल को मेल्ट कर सके इस मेल्टिंग पॉइंट है, जहाँ बॉयल कर सके वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करती हूँ, भाई बहुत हार्ड है, डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगी, ठीक है। ऑफकोर्स मेल्टिंग हाई एमपी का मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, गैलियम एंड सीजियम,
ठीक है। ये दो बेटा नॉन मेटल सॉरी मेटल ऐसे हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ठीक है, क्या है मतलब, कैसा मतलब है, नॉर्मली मेटल को बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए उन्हें मेल्ट होने के लिए। ये रूम टेम्परेचर पे बात करूं तो रूम टेम्परेचर पे तो ये सॉलिड ही है। जैसे लोगों को बहुत ये मिसकंसेप्शन होने लगता है कि डाउट आता है कि भाई मर्क्यूरी भी आपका लो, आप इसमें लिख दो हाई लो मेल्टिंग में लिख दो एक्सेप्शन में, कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में, तो उसकी क्या बात करोगे आप। ठीक है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। होता क्या है, आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनका कुछ है मुझे पूरा याद नहीं है, बट आई थिंक इनका 29.4 है या 7 है, और इसका आई थिंक 28.7, थोड़ा सा ऐसा होगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, उतने पे तो ये सॉलिड है, लेकिन जैसे ही आप इसे अपने हाथ पे रखोगे ना, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसको तो ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है। तो ये कैसे हैं, ये इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। इनकी बात करूँ, नॉन मेटल की बात करूं, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। एक्सेप्शन बता दो, ऑफ कोर्स डायमंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है नॉन मेटल होने के बाद भी। तो एक टेबल के थ्रू, एक पूरी की पूरी टेबल के थ्रू, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ के थ्रू मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस भी बता दिया। उनकी देखो, मैंने कहीं भी रिएक्शन की बातें नहीं करी, मैंने सिर्फ उसके अपीयरेंस के बारे में बातें करी कि वो ऐसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, चमकदार है, आवाज़ करता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, कंडक्टिविटी अच्छी शो करता है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। लिख लो, आना क्या है, एक्सेप्शंस याद रखने हैं, सबके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे चलते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे कैसे समझना है हम लोगों को। पहले तो केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले देखो, केमिकल प्रॉपर्टी का सिंपल में मतलब बताऊं तो सिंपल मतलब होता है कि हम मेटल या नॉन मेटल को अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट करके देखेंगे कि भाई वो रिएक्टिविटी कैसे शो कर रहा है, इससे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। बट उससे पहले मैं थोड़े से चीज़ें और आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आगे जाने के बाद आपको चीज़ों को पढ़ना है कि कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने जो फीचर डाला इसमें डाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है। ठीक है, मेटल के केस में क्या है, नॉन मेटल के केस में क्या, पहले तो मुझे क्लास बताएंगे कितने बच्चे ये जानते हैं कि मेटल के केस में वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं और नॉन मेटल के केस में वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, ये बता सकते हैं। इस क्लास में कितने बच्चे हैं जो ये बता सकते हैं कि मेटल की केस में वैलेंसी कैसे निकालते हैं और नॉन मेटल की केस में वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, डिस्कस करते हैं। ठीक है, मेटल्स की केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे है, वैलेंसी कैसे फाइंड करना है। कुछ एग्जांपल ले लो मेटल का। सोडियम का एटॉमिक नंबर बच्चा 11, इस पे भी डाउट होगा तुम लोग को। मैग्नीशियम 12, ठीक है, एल्यूमिनियम आपका 13 हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम का वर्ड सुना है इससे पहले, KLMN सेल क्लियर है आपको, ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल पता है आपको। ठीक है, देखो सोडियम की बात करते हैं भाई, एटॉमिक नंबर 11 है, कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक, KLM लिख दूंगी 281। मैग्नीशियम पे कैसे लिखूंगी, KLM 282। और अगर एल्यूमिनियम की बात करूं तो KLM 283। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं दो चीज बताऊंगी, आराम से समझना। पहले बात करूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिंपल मतलब होता है किसी के भी आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कोई पूछे सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो मैम 1 है, मैग्नीशियम का कितना है 2 है, और एल्यूमिनियम का कितना है तो 3 है। ठीक है, इजी है बिल्कुल, आराम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देंगे। अब मैं पूछती हूँ वैलेंसी कितनी है मेटल्स के केस में। देखो मैं मेटल बता रही हूँ, मैं नॉन मेटल डिस्कस नहीं कर रही। अगर मैं कोई आपसे पूछता है कि भाई मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, आप देख के बता दो कि एटॉमिक नंबर पता होगा तो वैलेंसी कितनी है। अच्छी चीज़ तो ये है कि मेटल के केस में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हैं उतनी ही उसकी वैलेंसी भी होती है। अगर कोई पूछे कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है तो आप बोलोगे मैम 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 2 है, यानी इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मेटल्स के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी हो जाती है इन केस ऑफ मेटल्स। ठीक है, इसकी बात करते हैं, आ जाओ। ठीक है, कुछ नॉन मेटल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चा 8। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 नहीं 6। ठीक है, मैंने 4 लिख दिया तो तुम लोग भी 4 बोलोगे, 6। ठीक है, आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट लिख देते हैं। ऑक्सीजन का लिख दूं KL 2 6, क्लोरीन का लिखूं KLM, ठीक है
2 8 7, नाइट्रोजन का लिखूँ Kl 2 और 5, और कार्बन का लिखूँ K और L 2 और 4। अब देखो कोई आपसे पूछे, सेम वही कॉन्सेप्ट रखना है दिमाग में, कोई पूछे भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो ऑक्सीजन के केस में 6 है, क्लोरीन के केस में 7 है, नाइट्रोजन के केस में 5 है, और कार्बन के केस में 4 है। ये बात क्लियर हो रही है तुम लोग को चीज़ें। अब आपसे पूछता है भाई नॉन मेटल के केस में वैलेंसी कितनी है। नॉन मेटल के केस में बेटा ऑक्टेट रूल पता है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम को सॉरी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एल शेल को छोड़कर, ठीक है, मतलब के शेल को छोड़कर। अब कितने की कमी है भाई, 2 की, तो 8 माइनस 6 कितना आ गया, मेरा आ गया 2। इसमें कितने की कमी, 8 माइनस 7 मेरा आ गया 1, इसमें 8 माइनस 5 मेरा आ गया 3, और 8 माइनस 4 मेरा आ गया 4। अब आपसे कोई पूछे कि मैम मुझे बताइए वैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन के केस में, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, और कार्बन की वैलेंसी है 4। डिफरेंस समझ में आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं तो डिफरेंशिएट करूंगी भाई, मेटल और नॉन मेटल को, डिफरेंशिएट तो हो गया। अब याद रखने का क्या तरीका है, अगर किसी के, ध्यान से सुनना, ये वर्ड 9 से बोलती आ रही हूँ, अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, मेटल्स के अंदर आ जाएंगे। अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपके नॉन मेटल्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, 5 है, 6 है, 4 5 6 7, ये किसके अंदर आ जाएंगे, आपके नॉन मेटल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब चीज़ें क्लियर हुई कि कैसे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। यानी 4 5 6 7 है तो वो नॉन मेटल है, 1 2 3 है तो वो मेटल है। ठीक है, ठीक है, 8 है तो 0 स्टेबल है भाई, स्टेबल है, उसको कुछ चाहिए नहीं, नोबल गैसेज है वो तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स का, इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है भाई, ऑलरेडी पढ़ा है छोटी क्लासेस में, मेटल ना बहुत दानी टाइप के होते हैं। क्या होता है, इनको क्या करना है, क्या ये स्टेबल है, नहीं, क्या ये स्टेबल है, नहीं, क्या ये स्टेबल है, नहीं, स्टेबल नहीं है। सबको 8 चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए। अब ये क्या करेगा भाई, 8 तो करना ही है, नेचर में एग्जिस्ट करना है, ये अपने अंदर से ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, ये भी लूज कर जाएगा, ये भी लूज कर जाएगा। मेटल्स क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, इनका नेचर होता है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना। अब मानो इसने 3 वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बचा, 2 और 8, स्टेबल हो गया। इसने 2 निकाल दिया तो क्या बचा, 2 और, ये भी स्टेबल हो गया। इसने 1 निकाल दिया तो क्या बचा, 2 और 8। तो मेटल्स नेचर में कैसे है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, अब नॉन मेटल की बात करते हैं। भाई 6 है, इसको कितना चाहिए, 8 चाहिए ना, मतलब 6 को 8 चाहिए। अब क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, कार्बन की तो बात ही मुझे नहीं करनी है अभी, क्योंकि कार्बन का पूरा चैप्टर हम, इसका फंडा थोड़ा अलग है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए कार्बन हटा रही हूँ कि ये क्या करता है। ठीक है, बट आपको ये याद रखना है अभी कि ये वाला जो पार्ट है आपका नॉन मेटल वाले केस में, अगर आपको मेटल इसको स्टेबल करना है तो इसमें 2 की कमी है, तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इन्हें 2 की कमी है तो ये कहीं से इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, इसको 1 की कमी है ये भी कहीं से गेन कर लेगा, इसको 3 की कमी है तो ये भी कहीं से गेन कर लेगा। यानी नॉन मेटल कैसे हैं आपके, इलेक्ट्रॉन गेनर है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, नॉन मेटल आपके कैसे, इलेक्ट्रॉन गेनर बोल दो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं अपने आप को लेने के लिए। तीसरा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। भाई इलेक्ट्रॉन पे साइन कैसा है, नेगेटिव। मेटल क्या कर रहे हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अगर मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मैं कैसी हो जाऊंगी, पॉजिटिव हो जाऊंगी। तो मेटल्स कैसे है नेचर में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, नॉन मेटल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपने अंदर और नेगेटिविटी भरती जाऊं तो मैं कैसी हो जाऊंगी, नेगेटिव हो जाऊंगी। तो नॉन मेटल कैसे है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, ऑक्साइड का बताइए, मेटालिक ऑक्साइड्स आर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर, भाई चैप्टर पढ़ के आए इसलिए वो चैप्टर हमने पहले पढ़ाया था कि सब चीजें क्लियर हो। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ आयन। आपने कैसा देखा है, सोडियम के ऊपर कैसा लिखा होता है, क्या कभी ऐसा देखा है,
नहीं, ऐसा देखा है प्लस साइन, मैग्नीशियम के ऊपर कैसा देखा है प्लस साइन, एल्युमिनियम के ऊपर कैसा देखा है प्लस साइन। तो जब प्लस साइन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्या आयंस बनाते हैं वो बता, कटायन बनाते हैं। कटायन मैं लिखती भी कैसे हूँ, बीच में प्लस साइन डालती हूँ ताकि याद रहेगा कटायन का मतलब पॉजिटिव साइन। नॉन मेटल कैसा देखा है, ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा देखा होगा, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर ऐसा देखा होगा, ठीक है। माइनस साइन का मतलब है ये आपके नॉन मेटल कैसे अनायन है, ठीक है। लास्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वाला फंडा मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम, जो अपने अंदर से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं वो क्या होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो जब लॉस कर रहा है तो ये कैसा एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, जो गेन करते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो ये बेटा कुछ मैंने आपको छोटे मोटे डिफरेंस बताए केमिकल प्रॉपर्टी पे, ताकि आने वाला चैप्टर आपको चीज़ें आराम से समझ में आए कि भाई वैलेंसी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रो डोनर क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है। तो ये अपने दिमाग में लिखो चाहे नहीं लिखो, बट ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले, ठीक है। तो एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो जो काम किया उनकी चीज़ें हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ठीक है। अब देखो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, फाइनली हम चैप्टर की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, मतलब रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री का मतलब रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या था मैम, वो क्या काम आएगा, वो आपको चीज़ों को कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में मदद करेगा कि हाँ मुझे अब ये फंडा देखा, अभी बैलेंसी का फंडा क्लियर हो गया, बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, ठीक है। अब सबसे पहले देखो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है हमने फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तुम खुद सोचो, जो रिएक्टिविटी सीरीज में एक सीक्वेंस लगा है ना सारे मेटल्स का, तो वो क्या एक दिन में बन गया होगा रिएक्टिविटी सीरीज की, हाँ भाई सोडियम ऊपर है, लिथियम ऊपर है, सोडियम पोटेशियम, क्या ऐसे बना होगा, नहीं। इसके पीछे कितने सीरीज ऑफ रिएक्शन हुए होंगे, कितने एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, तब जाके किसी ने अलग अलग लोगों ने कंक्लूड किया होगा अच्छा भाई ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। सच बताऊँ तो ये चैप्टर डील ही ऐसे करता है, बट हम वैसे नहीं पढ़ेंगे। मेरा पढ़ाने का वे क्या होगा कि मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई ये मेटल है, ये क्यों, ये कैसे रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है। इसको समझना आप, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम अलग अलग चीज़ों से मेटल को रिएक्ट करा के देखेंगे। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, वाटर से रिएक्ट कराएंगे, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएंगे। क्या देखने के लिए कि किसी की रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टी कि रिएक्ट कैसे कर रहा है वो अलग अलग चीज़ों के साथ। देखो सबसे पहले मेटल का रिएक्शन किसके साथ देखेंगे बेटा, ऑक्सीजन के साथ देखेंगे, ठीक है। हमें पता है, लिखा एक लाइन बड़ी बड़ी मैंने लिख रखी है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। पहले तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर फिगर रखनी है कि अगर मेरा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है, ठीक है। लिखा भी है मेटल प्लस ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब मैंने दो रिएक्शन लिखी है, ये रिकैप है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ी हुई है, एक तरीके से रिकैप मान लो, बट अब इसको हम पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर के पॉइंट। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें बदल जाएगी, कुछ ज़्यादा ऐड ऑन नहीं होगा चैप्टर में, बस एक एक थोड़ा प्लस प्लस बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे। देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको ऊपर होना था, इसको नीचे होना था, बट इसलिए मैं पहले नीचे वाला बता रही हूँ। देखो अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ 25 डिग्री सेल्सियस की, तो होता क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है, ये आपके एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। क्या मैंने कुछ हीट किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैग्नीशियम ऐसे ओपन रख दिया अपने रूम टेम्परेचर पे, अपने आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है। जैसे ऐसा मान लो कि ये आपका मैग्नीशियम है और इसके अगल बगल ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन चुकी है। समझ में आ रही है आपको चीज़ें, तो रूम टेम्परेचर पे मुझे ये चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कॉपर भी एक मेटल है, मैंने कॉपर को ना लो हीटिंग करी, थोड़ा सा गर्म किया मैंने कॉपर को। मैंने जब कॉपर को लो हीट किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, जिसका कलर क्या है बेटा, जिसका कलर है ब्लैक, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई भी मेटल, वो मेटल जो जितनी कम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, वो मेटल जो जितनी कम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे रूम टेम्परेचर पे तो मैंने कुछ किया ही नहीं,
तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा कॉपर से? बिल्कुल होगा भाई। इसको इसको रिएक्ट करवाने के लिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, मैं इसको बाहर अपने रूम टेम्परेचर पे रख रही हूँ, वो अपने आप रिएक्ट कर जा रहा है। लेकिन कॉपर को तो भाई मुझे हीट करना पड़ रहा है ना। तो जो मेटल जितनी कम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यहाँ से देखो एक डिफ्रेंशिएट आ रहा है कि हाँ भाई मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। ठीक है, अब इसी की जैसे मैंने ये आपको बताया ना, अब इसी के थ्रू मैं टेबल के थ्रू आपको चीज़ें समझाऊंगी। पहली चीज़ तो इसको देख के घबराना नहीं कि मैम क्या पूरी टेबल, नहीं, लर्न नहीं करनी है आपको, सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना है चीज़ों का, सिर्फ कॉन्सेप्ट रखना। कुछ चीज़ें आपको पॉसिबल भी नहीं है कि इतनी चीज़ें आप याद कर पाओगे, लेकिन हाँ एक बार बस सुनो, ये क्लास ऐसी है मेटल नॉन मेटल, बस सुनो कि चीज़ें कैसे चीज़ें चल रही, जो समझ में आता है सेल्फ नोट्स बनाओ, लिखो नोट में कि मैम ने ये बताया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे। यहाँ तो बच्चा एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है, बट सोचो जिसने बनाया होगा तो क्या ऐसे थोड़ी ना बना दिया होगा, बेचारे ने कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे तब जाके रिएक्टिविटी सीरीज बनी होगी। अब सबसे पहले जो मैं केस डिस्कस कर रही हूँ, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। पहले तो दिमाग में क्लियर रखो। बच्चे में से पूछते हैं मैम सिल्वर तो रिएक्ट कर गई थी, काली हो गई थी सिल्वर। भाई हम ऑक्सीजन के साथ पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ पढ़ रहे हैं। किस टेम्परेचर पे पढ़ रहे हैं भाई? रूम टेम्परेचर पे पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, रूम टेम्परेचर एंड लो हीटिंग। मैं ये दोनों ही अभी आपको इस टेबल के थ्रू समझाऊंगी। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग के दो एलिमेंट की बात करूं, पोटेशियम और सोडियम, इनको उठा लो। क्या है? पोटेशियम और सोडियम सिर्फ रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। रूम टेम्परेचर पे अगर तुमने इनको रख दिया तो क्या बना देंगे? पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। बहुत आराम से समझना, पोटेशियम और सोडियम को अगर मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो इन्होंने बना लिया पोटेशियम, यही बनता है, ऑक्साइड बनता है, पोटेशियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड। अच्छा, प्रोडक्ट जो बना, जो ऑक्साइड बन रहा है वो येलो कलर का है इसका, और इसका क्या है? वाइट कलर का है। अब हो क्या रहा है बेटा, अलग सी चीज़ जो देखने को मिली कि भाई रूम टेम्परेचर पे ही सोडियम और पोटेशियम में फ्लेम निकलने लगी। सोचो अगर मैं यहाँ ओपनली सोडियम और पोटेशियम को ला के रख दूँ तो उसमें से ऐसे लपट निकलने लगेगी, फ्लेम निकलने लगेगी। सोचो कितने ज़्यादा रिएक्टिव है वो, कि उन्हें तो सिर्फ रूम टेम्परेचर पे वो फ्लेम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो ऊपर भी है रिएक्टिविटी सीरीज में। कैसी फ्लेम ले रही है? लाइलैक और ऑरेंज कलर की, इन्हें पेल पर्पल भी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही है कि रिएक्ट करके कैसे बन रहा है। नेक्स्ट आ जाओ, अब ले लो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड। मैं इनकी बात कर रही हूँ बेटा, इनको अलग से कर लो। ठीक है, मैं इनकी बात कर रही हूँ। ये सारे मेटल्स उठा लो यहाँ से लेड तक। ठीक है, ये यहाँ से लेड तक। अब देखो अब हो क्या रहा है, अभी भी मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। अब रूम टेम्परेचर पे मैंने क्या देखा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहे हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना रही है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और आयरन Fe3O4 है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आयरन का सवाल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, Fe3O4 और लेड ऑक्साइड बना रही है। इन्हें हीट तो नहीं कर रही, ये सिर्फ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा है। इन्होंने अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रखी, प्रोटेक्टिव लेयर बना रखी इन ऑक्साइड्स की। ठीक है, कलर है वाइट 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 वाइट, ब्लैक, येलो। ठीक है, लेकिन मुझे इनके अंदर कोई भी फ्लेम देखने को नहीं मिली एट रूम टेम्परेचर। समझ में आ रही हैं चीज़ें? ऑफ कोर्स इसके अंदर फ्लेम आ रही है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ये उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, फ्लेम नहीं आ रही। हाँ रिएक्ट कर रहे हैं बट फ्लेम नहीं आ रही। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर की बात करते हैं। भाई कॉपर को रिएक्ट कराने के लिए कॉपर कोई ऑक्सीजन की, कोई कॉपर ऑक्साइड की कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बना रहा रूम टेम्परेचर पे, कुछ नहीं कर रहा वो, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा रूम टेम्परेचर पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉपर को, मुझे कॉपर को लो हीटिंग करनी पड़ेगी, मुझे कॉपर की लो हीटिंग करनी पड़ेगी। अब खुद ही सोचो, जो जितने कम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इसको मुझे लो हीटिंग का क्या मतलब? टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ ना, तो टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो जाके ये रिएक्ट कर रहा है, ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहा। मैंने जब कॉपर को लो हीटिंग करी तो क्या बना दिया इसने? कॉपर ऑक्साइड बना दिया, कलर हो गया ब्लैक। ठीक है, बाकी मुझे कोई फ्लेम देखने को नहीं मिलेगी इसके अंदर भी। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम ये तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, इनका कोई भी रिएक्शन मुझे देखने को नहीं मिलेगा, नो रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ इनका मुझे नो रिएक्शन देखने को मिलेगा। समझ में आया कैसे मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं? ऊपर के दोनों इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करके फ्लेम निकाल रहे हैं। ये कुछ ऐसे रिएक्ट तो कर रहे हैं
एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना रहे हैं लेकिन कोई फ्लेम नहीं निकाल रहे। कॉपर भाई रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट ही नहीं कर रहा, इसको क्या चाहिए, हीटिंग चाहिए, तो जाके ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इनमें से पूछा क्या जाता है भाई, ऊपर के दोनों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि राइट द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विद ऑक्सीजन, राइट द मेंशन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, कलर एंड फ्लेम। ये जो फ्लेम का कलर वाला पार्ट है ना, ये ऐसा बोर्ड के मतलब सच बताओ तो इतना कॉमनली नहीं आता है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जब बनते हैं केस स्टडी में तो वहाँ कभी कभी पूछा जा सकता है, स्पेशली ये दो वाले, थोड़ा अलग फ्लेम निकल रहा है ना इसलिए। बाकी आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को रखना, कॉपर वाला तो याद रखना ही, मैंने पहले चैप्टर से बताया सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर वाला, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, इतना पहले अब पूरी टेबल बनाने मत बैठिएगा, अगर आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं तो लिख लो चीज़ों को। ठीक है, कि भाई सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर्म ऑक्साइड, कलर ऑफ द फ्लेम दिस, ऐसे करके भी आप इस चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, रूम टेम्परेचर पे लो हीटिंग पे चीज़ें क्लियर हो गई। लास्ट, अगर हम मेटल्स को स्ट्रांगली हीट करेंगे, ठीक है, अगर हम मेटल्स को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो मुझे क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि भाई जो मेरा सोडियम और पोटेशियम था, ये तो भाई अगर रूम टेम्परेचर पे फ्लेम निकाल रहे हैं तो अगर हीट कर दिया तो अब तो सोचना ही नहीं है, धमाका हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी बात तो करने का मतलब नहीं बनता। अच्छा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पहले मैं इन तीनों को सेपरेट कर रही हूँ। ठीक है, इनको देखेंगे। अब हो क्या रहा है, ऐसे तो ऑक्साइड बना रहे थे नॉर्मल टेम्परेचर में, मैंने इनको ना स्ट्रॉन्ग हीट करना शुरू कर दिया। जब मैंने इनको हीट करना शुरू किया तो ऑक्साइड बनाने इन्होंने अपना रिस्पेक्टिवली अपना प्रोडक्ट बना लिया वाइट वाइट कलर का। अच्छा, अब मुझे इनमें फ्लेम देखने को मिलेगी, अगर मैं इनको अब फर्दर हीट करूँ, स्ट्रांगली हीट करूँगी तो मुझे इनके अंदर फ्लेम देखने को मिलेगी। फ्लेम कैसी मिलेगी, मैग्नीशियम के अंदर आपको थोड़ा बहुत याद है, मैग्नीशियम के अंदर कैसी मिलती थी फ्लेम, आपको वाइट डेजलिंग फ्लेम देखने को मिलती थी, वाइट डेजलिंग फ्लेम देखने को मिलती थी। ठीक है, हमने तो वहाँ सिर्फ एक मेटल के बारे में पढ़ा था कि मैग्नीशियम आपका वाइट डेजलिंग फ्लेम देता है, बट कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये तीनों ही अगर मैं स्ट्रांगली हीट करूंगी तो ये वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और पता चल गई। जिंक के बारे में बात करूँ, थोड़ा स्ट्रांग हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड बना देगा, प्रोडक्ट आपका वाइट, प्रोडक्ट आपका वाइट बना देगा, और इसकी जो फ्लेम निकलती है वो लाइट ब्लू कलर की निकलती है। ठीक है, आयरन की बात करूं, आयरन को स्ट्रांगली हीट करोगे Fe3O4 बन जाएगा, ब्लैक कलर का बन जाएगा। और कभी वो देखा है वेल्डिंग होते हुए दुकानों पे क्या निकलती है, चिंगारी निकल, स्पार्कल्स निकलते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा फ्लेम देखने को नहीं मिलेगा, स्पार्क्स निकलते हुए दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, आयरन में। ठीक है, लेड में आपका ऑक्साइड बना लेगा, येलो बना लेगा, मुझे कोई फ्लेम देखने को नहीं मिलेगा। मुझे कॉपर में भी कोई फ्लेम देखने को नहीं मिलेगा, और सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम का तो भाई कोई रिएक्शन मुझे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिव है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगर मैं पूरा टेबल जो मैंने अभी तक पढ़ाया है अगर मैं इसको सम अप करूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि रूम टेम्परेचर पे सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, फ्लेम के साथ जलते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। कॉपर को मुझे लो हीटिंग करना पड़ता है, और आयरन को भी मुझे स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो स्पार्क्स देगा, बाकी ये भी वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेंगे। ठीक है, तो एक पूरा दिमाग में थोड़ा बहुत मेटल का सम अप लेके चलना है। ये बात होगी आपका मेटल का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रूम टेम्परेचर पे हीटिंग, लो हीटिंग पे हीटिंग, और लो हीटिंग पे और स्ट्रांगली हीट पे करेंगे तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा, ये भी नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं।